हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं कैपिटल गेन के 24 एमसीक्यूज। इनसे रिलेटेड थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट का पार्ट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दिया है। टोटल मिला के 13 वीडियोस प्रोवाइड कर दिए थे, तो वो आपने देख लिए होंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको आज की वीडियो के एमसीक्यू समझ में आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर 19 का है। इसमें बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑन डिजास्टर इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स लायबिलिटी। डिजास्टर होने पर जो कंपनसेशन मिलता है उसका कितना परसेंटेज एग्जेम्प्ट है। 100%, 75%, 50%, 25%। तो इसका आंसर होगा 100%। याद रखना, जो कंपनसेशन मिला है वो किसको मिलेगा, इंडिविजुअल को या उसके लीगल हेयर को। किससे मिलेगा ये भी याद रखना, ये मेन है, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से। देखिए इसमें प्रोविजन पूरा नहीं दे रखा, तो हम नॉर्मली क्या मानेंगे, 100% ही होगा। ठीक, अगर आपको पूरा प्रोविजन देखना है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है अपना एग्जेम्प्टेड इनकम का पार्ट। तो जब भी आपको मैं एग्जेम्प्टेड इनकम की पीडीएफ कवर करवाऊंगा तो उसमें आपको ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा, जो कि है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 BC। Any amount received by an individual or his legal heir from central government or state government or local authority by way of compensation on account of any disaster shall be exempt। any disaster का मतलब क्या हो गया, नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है, या हम बोल सकते हैं एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस यानी लापरवाही की वजह से भी हो सकता है। तो वो एक तरीके से एग्जेम्प्ट है। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया, हाउएवर एग्जेम्पशन इज नॉट अलाउबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट दैट हैज़ बीन अलाउड एज डिडक्शन। अगर आपने उसका डिडक्शन के फॉर्म में अलाउंस ले ली है तो उस केस में आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर डिडक्शन के फॉर्म में ले लिए तो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, नहीं तो नॉर्मली तो एग्जेम्पशन मिल ही रही है। तो इसलिए हमने क्या बोला, पूरी 100% जो भी कंपनसेशन मिल रहा है पर किससे मिलना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से। ठीक, अब देखिए इसके प्रोवाइड कराने का रीज़न क्या था मेरा, कि जब मैं आपको कैपिटल गेन का पार्ट कवर करवाता हूँ या जब भी मैंने कवर करवाया तो उसमें मैंने आपको एक सर्टेन केसेस वाले पार्ट में सबसे पहले इंश्योरेंस क्लेम बताया था। तो लोग क्या सोचते हैं, सर ये इंश्योरेंस क्लेम मिला तो ये भी एग्जेम्प्ट होना चाहिए। भैया ये इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से नहीं मिला, ये किससे मिला है, इंश्योरेंस कंपनी से मिला है। और स्पेसिफाइड डैमेज है। तो जब भी आप डिजास्टर देखते हो तो आपको लगता है कि सर फ्लड, टाइफून, हरिकेन, ये भी तो जनरली है, पर देखिए इसमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, इसलिए ये टैक्सेबल था। क्या था, टैक्सेबल। सच ट्रांसफर आर लायबल टू कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। इंश्योरेंस कंपनी से जब भी कंपनसेशन मिला उस ईयर में क्या होता था, वो टैक्सेबल होता था। तो ये टैक्सेबल है। जबकि जो मैंने बताया वो किससे मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से, इसलिए ये एग्जेम्प्ट है, याद रखना। तो इस वाले पार्ट में अपना आएगा ए आंसर 100%। अगला देखिए क्या बोल रहा है, ये अपना कैपिटल गेन अकाउंट डिपॉजिट स्कीम से रिलेटेड है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अमाउंट अनयूटिलाइज इन कैपिटल गेन स्कीम फॉर विच एग्जम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54 शैल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ। तो आपको पता है कि जो अमाउंट अनयूटिलाइज होता है, जो कैपिटल गेन अकाउंट में पड़ा रहता है, ठीक है, अगर आप उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं तो जैसे ही वो ट्रांसफ़र की डेट के बाद जो तीन साल या 2 साल एक्सपायर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, उस साल जिस साल वो एक्सपायर हुआ उस साल वो कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है। तो बोल रहा है कि उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करेंगे अगर इफ़ 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफ़र, 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, 3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफ़र, 3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट। तो देखिए इसका पार्ट तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि आपको क्या करना है, इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरने की ड्यू डेट है उससे पहले जनरली क्या करना है, जो भी आपको सेल वैल्यू का पार्ट मिला है उसको आपको इन्वेस्ट कर लेना है, यूज़ कर लेना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो आपको एक ऑप्शन होता है कि आप क्या कर सकते हो, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, जो 1988 में एक तरीके से बोलते हैं कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम कॉमन 1988, उसके अकॉर्डिंग जो कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट है उसमें जमा करा दीजिए पैसा। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको एक तरीके से ऑप्शन मिल जाता है जो कि मैंने आपको बताया था, टाइम लिमिट टू मेक द परचेज। फिर आप आराम से क्या कर सकते हो, 2 years फ्रॉम ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के 2 साल तक खरीद सकते हो। जैसे ये सेक्शन 54 का था, आपको ध्यान हो, ये 54F का था, इसमें भी यही है। ये आपका समथिंग मेरे को ध्यान आ रहा है 54B का था, हाँ किसका था, 54B का। देखिए ये 54B का था। तो देखिए इस तरीके से आपको याद रखना है कि 54B का था, तो इसमें क्या बोल दिया, 2 years फ्रॉम ट्रांसफ़र। तो जनरली क्या हो गया, जैसे ही आपने ट्रांसफ़र किया उसके बाद आपकी सेल वैल्यू हुई, तो उसके 2 साल के अंदर आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन हो। याद रखना मैंने क्या बताया, ट्रांसफ़र करने के बाद, ट्रांसफ़र तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किया होगा, लेकिन उसके बाद जो खरीदा है वो अर्बन भी हो सकता है, रूरल भी हो सकता है। यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही खरीदनी थी, जनरली ये पार्ट आपने कवर किया था। इस तरीके से अलग अलग प्रोविजन थे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, जो गवर्नमेंट से कंपनसेशन जिस साल मिला है, ठीक है, उसके 3 साल में आपको खरीदना पड़ेगा। अब क्या खरीदना था वो जनरली इसमें दे रखा था, इसमें खरीदना था लैंड और बिल्डिंग टू बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। सेम आपको इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए लैंड या बिल्डिंग खरीदनी थी, क्योंकि आपने ट्रांसफ़र भी यही की थी। इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। अब अगर आप ये यूटिलाइज नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में आपका पैसा पड़ा है, जैसे देखिए इस केस में आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन करवाना है तो ट्रांसफ़र के 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए।
ठीक है। अगर आप मान के चलिए कि आपके कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप उसमें से लेते जा रहे हो और 3 साल के अंदर आपने कुछ ले लिया, मान के चलिए 20 लाख पड़े और आपने 16 लाख तक का यूज़ कर लिया, यूटिलाइज कर लिया घर को बनाने के लिए 3 साल तक। लेकिन जैसे ही तीसरा साल ये एक्सपायर हो गया तो उसके बाद 4 लाख तो पड़े, तो वो तो अनयूटिलाइज हो गया ना, तो वो क्या होता है, कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है। अब देखिए किसी में 2 भी आ रहा है, किसी में भी 3 आ रहा है, तो हमारे ऑप्शन में क्या था, 2 भी था और 3 भी था। तो नॉर्मली इसने आंसर जो लिया है जून 19 में, जो ऑफिशियल आंसर किया उसके हिसाब से क्या बोला, 3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। 3 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, कि ट्रांसफ़र की डेट से 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे। उसके बाद जो भी अनयूटिलाइज अमाउंट बचेगा वो उस एक्सपायरी डेट पे, यानी उस एक्सपायर ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। अगर आपको और भी डिटेल पार्ट देखना है तो आप इसके बाद जैसे ही सेक्शन अपने खत्म हुए थे सारे एग्जामिशन के, उसके बाद मैंने स्कीम ऑफ डिपॉजिट बताई थी, जिसमें क्या बताया था कि आपको क्या करना है, रिटर्न बढ़ने से पहले जनरली इस अकाउंट में अमाउंट जमा कराना है। फिर लास्ट में अगर वो अनयूटिलाइज हो जाता है, ये रहा, एनी मनी रिमेनिंग अनयूटिलाइज विल बी टैक्स एज LTCG और STCG एज द केस में बी इन द ईयर इन विच 2 year/3 years पीरियड एक्सपायर। पर आपको पता है कि इसमें LTCG है, क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्शन 54 की बात कर रहे हैं। पहले जो सेक्शन 54 है उसमें LTCG का पार्ट ही एग्जाम्पशन के लिए अलाउबल होता है, तो इसलिए LTCG की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये, LTCG की ही बात कर रहा है। तो एक बार वो टेबल जरूर देखना, तो आपको आराम से समझ में आएगा। सेकंड का C, क्योंकि इतना डिटेल में मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। फिर थर्ड देखिए, exemption under section 54F of Income Tax Act 1961 shall not be allowed if the assessee on the transfer owns। अब देखिए नवंबर 17 का था, आपको पता है कि 54F है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुए जनरली, तो आप बोल सकते हो कि इफ़ द assessee on the date of transfer owns more than one residential house, तब exemption नहीं मिलेगी। ठीक है, ये बोल रहा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो, किसको छोड़ के, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो सेक्शन 54 में आ जाती है। तो यहाँ पे ये सेक्शन 54F की बात कर रहा है, बोल रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के आपने कोई क्या कर दी, लॉन्ग टर्म एसेट्स ट्रांसफर कर दी। जैसे शेयर्स का पार्ट था, आपने ट्रांसफर किया, उसको बेचने पे जो भी आपको नेट सेल्स कंसिडरेशन मिली, मतलब एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस किए, और जो भी अमाउंट मिला, नेट सेल्स का अमाउंट मिला, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जो भी अमाउंट मिला, उसको आपने क्या करा, यूज़ कर लिया। अब आप क्या करोगे, उसके लिए एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदोगे। पर क्या बोल रहा है, उससे पहले आपके पास एक पुरानी हो सकती है, एक पुरानी हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, और आप इसके अलावा जो नई खरीद रहे हो वो एक खरीद सकते हो। किससे, इस नेट सेल्स कंसिडरेशन से, जो भी आपको पैसा मिला है। तो एक तो वही है जिसमें आप रह रहे हो मान के चलिए, और एक आपने क्यों खरीदी है, क्योंकि आपको पता है कि आपको टैक्सेबल नहीं बनाना, कैपिटल गेन नहीं बनाना टैक्सेबल, तो आपको एग्जम्पशन लेनी है। तो आपने उस पैसे से जो नेट सेल्स कंसिडरेशन का अमाउंट मिला, उससे एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीद ली। तो यहाँ पे ये बोल रहा है एग्जम्पशन शैल नॉट बी अलाउड इफ द असेसी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफ़र की डेट पे, जैसे ही जब ट्रांसफ़र किया था, शेयर्स को बेचे थे और सेल्स अमाउंट मिला था, उसके पास अगर एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस है, तो मैंने क्या बताया, एक तो होना चाहिए पर एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो उसे एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, समझ गए। इसलिए थर्ड वाले ऑप्शन का अपना आंसर है डी, कि एग्जाम्पशन कब नहीं मिलेगी, जब एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस पहले से ही है। तो पहले से ही सिर्फ एक होना चाहिए, यानी पुराना हाउस एक ही होना चाहिए, फिर उसके बाद वो एक और नया खरीदेगा 54F के अकॉर्डिंग। ठीक, इस तरीके से आपको सोचना है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेट ऑफ टैक्स फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021। अब देखिए यहाँ मैंने मॉडिफाइड इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ पे असेसमेंट ईयर था जब 16 में आया था, शायद 15-16 था असेसमेंट ईयर, इसका ये क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको 2021 कर दिया, क्योंकि हमें आज के हिसाब से रेट कंसीडर करनी है, क्योंकि एग्जाम में पुरानी तो आएगी नहीं, इसलिए मैंने असेसमेंट ईयर 2021 के हिसाब से बता दिया। आंसर तो वही होगा 20%, क्योंकि देखिए और भी रेटें हैं, लेकिन हम नॉर्मल रेट बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। एक बार देखिए मैं आपको रेट की तरफ लेके चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम आ गए रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स। ये मैंने पिछली वीडियो में अराउंड कैपिटल गेन की 12th वीडियो में आपको कवर करवाया था लास्ट में। तो देखिए LTCG आपको दिख रहा है, सेक्शन 112 है और 112। तो अभी हम STCG की बात नहीं कर रहे हैं, LTCG की रेट की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि LTCG का जो 112 है उसमें क्या बोल दिया कि अगर LTCG 1 लाख से ज़्यादा है तो 10% है, जितना भी एक्सेस अमाउंट है उस पर कितना लगेगा टैक्स, 10% लगेगा। एप्लीकेबिलिटी किन पे, इन पे आप देख लेना जरूर। ठीक, उसी तरीके से जब आपने सेक्शन 112 देखा तो उसमें क्या बोल दिया, बाकी सारी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट 112A की छोड़ के बाकी सारी जो भी एसेट है वो इसमें आ जाती है। ठीक है, 112A की छोड़ के बाकी सारी इसमें आ जाती है।
इसमें अब देखिए स्पेसिफिकली इसका अलग से बोल दिया, इसका अलग से बोल दिया, अदर्स इनके अलावा जितनी भी है 20%, तो कॉमन हम क्या बोलेंगे 20% ही है, क्या बोलेंगे, इसलिए अपना आंसर क्या होगा 20% ही होगा। फिर स्पेसिफिकली बोल दे जैसे जीरो कूपन बॉन्ड के लिए, तो देखिए अभी ये जीरो कूपन बॉन्ड में क्या थी, ये रही, तो देखिए आप बोल सकते हैं 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। ये किसके लिए, जीरो कूपन बॉन्ड, लिस्टेड सिक्योरिटी, इनके लिए। अनलिस्टेड सिक्योरिटी जो कि नॉन रेसिडेंट ने हेल्ड की हुई है, जो कि उसने फॉरेन करेंसी में खरीदी है, 10% विदाउट इंडेक्सेशन और बिना किसी करेंसी फ्लक्चुएशन के, जो कि अंडर सेक्शन या अंडर फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, सेक्शन 48 के फर्स्ट प्रोविजो में दे रखा है। इस तरीके से आपको छोटे छोटे पार्ट कवर करने ही पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है फिफ्थ में, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ओन्ड फॉर 5 ईयर इन रूरल एरिया। देखिए किसकी बात कर रहा है, रूरल एरिया। तो जब भी रूरल एरिया के एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हो तो उस पर कैपिटल गेन का पार्ट नहीं आता, वो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सी एग्जेम्प्टेड, सितंबर 16। अब इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मैं आपको इसके लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद आप पीडीएफ में ढूंढेंगे तो ढूंढने में आपकी आसानी रहे, नहीं तो आप खुद ढूंढेंगे आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा मैं आराम से आपको ढूंढ के बता रहा हूँ। तो इसलिए हम सीधा क्या चलते हैं, कैपिटल गेन की फर्स्ट पीडीएफ की तरफ। तो देखिए हम आ गए हैं कैपिटल गेन के पार्ट की तरफ, यानी फर्स्ट पीडीएफ की तरफ। इसमें क्या बोल रहा है, एक्सेप्शंस फॉलोइंग आर नॉट कैपिटल एसेट। तो आपको पता है स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल स्टोर, जो कि बिजनेस या प्रोफेशन में रखी गई है, किसको छोड़ के, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर वो रखते हैं तो वो कैपिटल एसेट का पार्ट होता है। लेकिन बाकी सारे जितने भी पर्सन है, जितने भी बिजनेस या प्रोफेशन है, अगर उसको वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में, स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में, मतलब माल खरीद के बेचने के फॉर्म में रख रहे हैं, तो उस केस में वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जनरली वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाती है जो असेसी ने अपने पर्सनल यूज के लिए रखी है। लेकिन इनको छोड़ के तो ये सारी टैक्सेबल है, याद रख लेना, ठीक है। ये बताया था मैंने पार्ट, ये सारी टैक्सेबल है क्योंकि इनको छोड़ के तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे पता है फर्नीचर, टीवी, कार, ये सारी एग्जम्प्ट है। लेकिन इनको छोड़ के, क्योंकि ये टैक्सेबल है, ज्वेलरी बेचने पे टैक्स लग जाएगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो ये बोल रहा है कैपिटल एसेट, चाहे इसको पर्सनल यूज के लिए भी रखा गया है तब भी ये कैपिटल एसेट है, उस पर कैपिटल गेन आएगा। इसके अलावा इमोल प्रॉपर्टी याद रखना, जैसे हाउस प्रॉपर्टी, उसको बेचने पर भी कैपिटल गेन का पार्ट आएगा, चाहे वो पर्सनल पर्पज के लिए भी रखी गई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और मूवेबल में क्या नहीं आएगी, फर्नीचर, कार, साइकिल, स्कूटर, टीवी, कपड़े, ये सारे क्या हैं, नहीं आते, जो कि पर्सनल इफेक्ट में कहलाते हैं, किस में कहलाते हैं। लेकिन एक्सेप्शन जरूर देख लेना क्योंकि वो कैपिटल एसेट का पार्ट है। फिर देखिए रूरल एरिया से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर लैंड है वो भी क्या होता है, कैपिटल एसेट नहीं होगा। कह रहा है एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल एसेट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, इनको छोड़ के, जो कि एक तरीके से क्या है, म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आ रहे हैं। तो जनरली ये आपको लिमिट पता थी, जो कि मैंने इसमें भी बताई थी और आपको एग्रीकल्चर इनकम में भी बताई थी। तो अगर दूर है तो रूरल एरिया है और एग्जाम्प्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया ऑफ इंडिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन, सच इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसिप्ट हैंस शैल नॉट बी टैक्स अंडर एनी हेड। तो ये कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में, इसलिए कैपिटल गेन नहीं मानी जा रही और ये किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। अब देखिए इसके प्रोविजन दे रखे थे स्पेसिफिकली, इसलिए मैंने बताया और मैंने बता दिया ये एग्जम्प्टेड है। तो मैं इसलिए जानबूझ के इस टाइप से कवर करवाता हूँ। ये मैंने क्वेश्चन बाद में कवर किए हैं, पहले मैंने पीडीएफ कवर करी है। ये नहीं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीडीएफ कवर कर ली, ऐसा नहीं है। पहले मैं पीडीएफ ही कवर करता हूँ, उसके बाद ही क्वेश्चन देखता हूँ। तो मोस्टली मेरे को क्वेश्चन मिल जाते हैं, जहाँ मुझे क्वेश्चन में दिखता है कि यार नया पार्ट है तो मैं क्वेश्चन के नीचे ही आपको प्रोविजन कवर करवा देता हूँ, मोस्टली ये होता है। तो देखिए बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म एसेट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बेनिफिट इज अलाउड, ये बोल रहा है, या कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट इज अलाउड। मॉडिफाइड है दिसंबर 14 का, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या था, जब आपको बताया कि इंडेक्सेशन का पार्ट 1 अप्रैल 1981 से स्टार्ट होता था, तो उस वक्त जो दिसंबर 14 है तो तब तक क्या है 1981 का पार्ट ही लग रहा था। ये 2001 है जो अभी अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, अराउंड 2-3 साल पहले से। तो इसलिए आपका 1 अप्रैल 2001 का पार्ट मैंने मॉडिफाई किया है, मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो पढ़ के देख लीजिए। डेबेंचर इशूड बाय कंपनी, आपको बताया कि डेबेंचर जो भी होते हैं उस पर इंडेक्सेशन का पार्ट नहीं होता। सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ बिजनेस, कॉस्ट ही नील होती है उसकी, तो क्या होती है, कॉस्ट ही नील होती है। बोनस शेयर अलॉटेड ऑन 1 अप्रैल 2001, तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले तो फेयर मार्केट वैल्यू लेते हैं और 1 अप्रैल 2001 के बाद क्या लेते हैं, नील, क्या लेते हैं। तो 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद के जो भी बोनस शेयर उसकी वैल्यू नील होगी। और सीधी सी बात है कि जो मैंने आपको 112A में प्रोविज़न बताए थे
112A में जो प्रोविज़न बताए थे वो जनरली इन पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो एक बार देख लेना जाके रेट ऑफ टैक्स में जो 112A के प्रोविज़न बताए थे तो वो जनरली एप्लीकेबल हो जाएंगे। और आपको पता है कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या आती है 1 अप्रैल 2001 से पहले वाले पार्ट में। 1 अप्रैल 2001 या उसके बाद बोनस शेयर मिलते हैं तो वैल्यू ही नील होती है, तो कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। तो ज्वेलरी पे मिल जाता है, क्योंकि ज्वेलरी का एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया, उसमें हमने इंडेक्सेशन बेनिफिट भी लिया था। तो 6 का आपका होगा डी। 7 देखिए, 7 में बोल रहा है, देखो इसका मैंने क्या है आंसर भी कवर कर लिया जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। एक्स ने परचेज किया एक लैंड प्रीवियस इन 1999-2000 में फॉर ₹50,000। दिस लैंड वॉज सोल्ड बाई हिम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920 फॉर ₹8 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस लैंड ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज ₹120। इफ द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 इज 289, हिज कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2021 विल बी। अब देखिए मॉडिफाइड क्यों बता रखा है मैंने, देखिए दिसंबर 13 का है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें प्रीवियस ईयर कहीं 11-12 था, असेसमेंट ईयर क्या पता 12-13 हो, इस तरीके से था। तो मैंने इसको पूरा चेंज कर दिया, इंडेक्स भी अलग था तो सब कुछ चेंज। यहाँ पे 1 अप्रैल 1981 था, मैंने सारा चेंज कर दिया आज के हिसाब से, करंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या लेना है, सेल वैल्यू कितने की है। लैंड जो बेचा है वो 8 लाख का बेचा है, सिंपल सा पार्ट। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है, नेट सेल्स कंसिडरेशन 8 लाख आएगा। मेन है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो लोगों को दिक्कत होती है। अब आपको पता है कि 1 अप्रैल 2001 से पहले का अगर लैंड खरीदा हुआ है तो आपको पता है कि ये कितने का है, 50,000 का। किसका है, 50,000 का। और इसके अलावा ये भी रख लेना कि ये लैंड जो है वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होती, अगर डेप्रिशिएबल होती तो उस पर तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जनरली ये पार्ट आ जाता। ठीक है, ये भी आपको पता रखना चाहिए। तो लैंड है, इस पर इंडेक्सेशन का पार्ट तो आएगा ही आएगा। तो आपको पता है कि कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच इज़ हायर, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले की एसेट खरीदी हुई है तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच इज़ हायर तो 120। अब इंडेक्स भी क्या लगेगा, 1 अप्रैल 2001 का ही लगेगा, क्योंकि उससे पहले के इंडेक्स तो होते ही नहीं थे। तो 100 लग जाएगा, क्या लग जाएगा, डिवाइड बाई 100। और आपको पता है कि आपने कब बेचा है, प्रीवियस ईयर 1920 में। असेसमेंट ईयर 2021 का इंडेक्स 289 है, मतलब ये प्रीवियस ईयर का ही है, प्रीवियस ईयर 1920 का है 289। तो उस केस में देखिए 346,800 कॉस्ट हो जाएगी। जैसे ही लेस करोगे तो ये आएगा 453,200, ये अपना आंसर है। याद रखना कि अगर आप दिसंबर 13 का किसी भी रेफरेंस बुक में देखोगे तो आपको असेसमेंट ईयर ये सब कुछ उस ईयर के अकॉर्डिंग दिखेंगे और उसका आंसर भी उस ईयर के अकॉर्डिंग दिखेगा। आपको देखना है तो 1 अप्रैल 1981 के इंडेक्सेशन के अकॉर्डिंग निकाल के देख लेना, और जो भी उसका असेसमेंट ईयर दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग निकाल के देखना, वैसा आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने मॉडिफाई कर दिया और मैंने अपने अकॉर्डिंग निकाल लिया डी। ठीक है, 8 देखिए क्या बोल रहा है, अंडर कैपिटल गेन हेड ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द इनकम फ्रॉम सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर इज। तो देखिए आपको बताया कि हाउस होल्ड फर्नीचर बेचा, तो हाउस होल्ड फर्नीचर क्या है, पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मैंने आपको फर्नीचर, टीवी, कार, कपड़े ये बताया, उनको बेचने से कैपिटल गेन नहीं होता, तो ये क्या आएगा, एग्जेम्प्टेड इनकम में आएगा। तो 8th का क्या होगा आपका, डी। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल असेट अंडर कैपिटल गेन्स हेड ऑफ इनकम। तो बोल रहा है कि कैपिटल गेन हेड में कैपिटल असेट कौन कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल असेट, तो इसमें से कौन सी कैपिटल असेट्स नहीं है। स्टॉक इन ट्रेड, तो आपको पता है कि स्टॉक इन ट्रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैपिटल असेट, तो स्टॉक इन ट्रेड आपकी नहीं होती। गुडविल ऑफ बिजनेस हो जाती है, आपको पता है गुडविल ऑफ बिजनेस मैंने बताया था। गुडविल ऑफ प्रोफेशन नहीं आती, लेकिन गुडविल ऑफ बिजनेस तो आती है। और याद रखना कि वो जो सेल्फ जनरेट होती है उसकी कॉस्ट नील होती है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने पर कैपिटल गेन का पार्ट तो लगता ही है। इस पे भी लगता है। एग्रीकल्चर लैंड इन दिल्ली, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है ना कि रूरल, अगर रूरल होती तो वो कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं होती, अभी हमने देखा था। पर ये दिल्ली में यानी अर्बन है तो ये टैक्सेबल होगी, ये कैपिटल एसेट का पार्ट है। ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट का पार्ट होती है, जो कि आपने एक्सेप्शन में कवर किया था। ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, वो सारे किसका पार्ट होते हैं, कैपिटल एसेट का पार्ट होते हैं। तो स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस में गुड्स को बेचने के लिए यानी रीसेल करने के लिए रखा गया है, खरीद के बेचने के लिए रखा गया है। तो जनरली ये कैपिटल एसेट का पार्ट नहीं है। तो 9th का आपका होगा ए। 10 देखिए इसमें मैंने थोड़ा सही कर लिया आंसर। यहाँ पे मैंने गलती से 24 मंथ लिख दिया था, तो इसको मैंने 36 कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ बोल रहा है अंडर सेक्शन 54 में क्या होता है, आपको ये भी पता है एग्जाम्शन के केस में कि आपके पास जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया, फिर उसके बदले में आपने क्या करा, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ही खरीद लिया। तो आपने जो नेट सेल्स कंसिडरेशन का यूज़ है वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए गया है, ट्रांसफ़र से जस्ट पहले के 1 साल के दौरान या ट्रांसफ़र के 2 साल के
अंदर। अगर आप नहीं कर पा रहे तो तब तक आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में जमा करा दो, क्योंकि आपको पता है कि रिटर्न भरने से पहले आपको उसका यूज़ करना होता है। कह रहा है कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एग्जेम्पशन इफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर इज हेल्ड फॉर। अब देखिए आपको पता है कि जो भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी आपने रखी थी वो 36 महीने से ज़्यादा के लिए रखी होगी, क्योंकि तब जाके बेचोगे और तब जाके नेट सेल्स कंसिडरेशन का जो पैसा है वो आप नई हाउस प्रॉपर्टी खरीदने में यूज़ करोगे। सेक्शन 54 को ढंग से पढ़ना तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मुझे ये लगा कि इफ़ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफ़र इज हेल्ड फॉर, ट्रांसफ़र के दौरान जो हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड की थी वो कितने दिनों के लिए हेल्ड की होगी, मोर देन 36 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र। तो आपको पता है कि आपके पास पहले कोई हाउस प्रॉपर्टी है, आपने उसको बेचा, आपने क्या करा उसको बेचा, बेचने से जो पैसा मिला, तो आपको पता है कि बेचने से जो पैसा मिला उसमें कैपिटल गेन का पार्ट आएगा। तो आपने इसको कितने मंथ के लिए होल्ड किया था, मोर देन 36 मंथ, क्योंकि उसमें मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। क्या होता है याद रखना, कौन सा गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब एसेट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया था। तो कह रहा है मोर देन 36 मंथ, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या हो गया 36 मंथ से ज़्यादा। तो मोर देन 36 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र से पहले उसको 36 महीने से ज़्यादा पीरियड के लिए रखा था। तो डी है इसका आंसर। फिर देखिए बोल रहा है कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑलवेज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिपेंड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अंडरटेकिंग ट्रांसफर्ड। आपको मैंने बताया था स्लम सेल में क्या होता है, आपके बिजनेस की कोई अंडरटेकिंग, यानी आपका बिजनेस या अंडरटेकिंग उसका पार्ट हो गया, उसका कोई डिवीजन हो गया, उसकी कंबाइंड असेट्स लाइबिलिटी वो सारी की सारी आपने एक साथ दे दी। ये नहीं कि इंडिविजुअल असेट्स को बेचा, आपने पूरी एक अंडरटेकिंग को बेच दिया। ठीक है, आपको पता है कि आपके पास 4 बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस को 4 डिवीजन है, जैसे मैंने बोला एक डिवीजन को आपने बेच दिया, तो आपने कंबाइंडली एसेट्स और लाइबिलिटी को बेचा है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अंडरटेकिंग ट्रांसफर। जिस अंडरटेकिंग और ट्रांसफर किया है उसके पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करता है। तो 11th का सी। डिटेल पार्ट देखना है तो वीडियो देखिए, थियोरटिकल तब जाके समझ में आएगा। 12 देखिए क्या बोल रहा है, while computing capital gain on sale of immovable property full value of consideration shall be। अब देखिए ये बोल रहा है कि जब भी हम इमोबल प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा। तो आपको पता है एक्चुअल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर विच इज हायर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। अब ये क्या है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो क्या कीजिए, ये स्लम सेल का देख लीजिए, मैंने स्लम सेल का खोल दिया। तो क्या बोल रहा है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, इफ अंडरटेकिंग इज ओन्ड और हेल्ड, ओन्ड एंड हेल्ड बाय असेसी फॉर नॉट मोर देन 36, तो क्या होगा शॉर्ट टर्म होगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। इसका मतलब 36 मंथ से ज़्यादा के लिए तो लॉन्ग टर्म, अंडरटेकिंग को होल्ड किया हुआ है तो वो देखना पड़ेगा। ठीक, तो इंडिविजुअल एसेट्स को नहीं देखोगे, कंबाइंडली एक तरीके से देख लोगे। ये बोल रहा है कि अगर कुछ कुछ एसेट्स आपने 36 महीने से कम के लिए भी खरीदी है, लेकिन आपको पता है कि पूरी अंडरटेकिंग जो भी आपने होल्ड कर रखी थी वो 36 मंथ से ज़्यादा के लिए थी, मतलब आपका जो बिजनेस था वो 4 साल से चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, तो चाहे एसेट्स उसमें आपने 2 साल के लिए खरीदी हो, 1 साल के लिए खरीदी हो, मतलब 36 मंथ से कहीं 36 महीने से कम के लिए भी है, तो तब भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पार्ट ही बनेगी, क्योंकि हम पूरी अंडरटेकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर देखिए ये था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। हम किसकी बात कर रहे थे, इमोबल प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग को बेचने पर जो भी कंसिडरेशन मिल रहा है। तो उस केस में क्या बोल रहा है, एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विच इज हायर, मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जिसमें आपको पता है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन के 105% से कम है या इक्वल है तब एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन लिया जाएगा, जो कि असेसमेंटेड 1920 से एप्लीकेबल हुआ था। इसके अलावा और भी प्रोविजन थे, वो डिटेल में आप देख सकते हैं। तो यही मुझे आपको बताना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने क्या बताया, एक्चुअल कंसिडरेशन यानी सेल्स कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर विच इज हायर सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, जो 105% वाली है। अगर आपको डिटेल में देखना है तो उस वीडियो में जाके देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। तो यह है 12th का सी आंसर। 13 का देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग इमोबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड थ्रू गिफ्ट कवर्ड अंडर सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 इज। तो ये बोल रहा है कि जब हमें गिफ्ट के थ्रू कोई इमोबल प्रॉपर्टी मिलती है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। तो बोल रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज कंसीडर्ड वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2। बाकी मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि वो काम के नहीं है। ठीक है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको बता दूंगा। तो याद रखना 13 का आपका क्या होगा, सी आंसर। अब इसको भी बता देता हूँ कहाँ पे है, क्योंकि आपने ये PDF कवर नहीं करी। तो यह है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट। तो जब आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट कवर करोगे तो उसमें ये सेक्शन आएगा, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। देखिए ये रहा अपना पार्ट, ये आ गया।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टॉपिक का नाम ये है। टॉपिक में क्या बोल रहा है, रिसिप्ट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी गिफ्ट के फॉर्म में जो मिल रहा है पार्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे यही बोल रहा है, ये रहा देखिए यहाँ पे मुझे दिख गया, ये रहा रिसिप्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए सिंगल ट्रांजैक्शन। तो ये बोल रहा है फ्री, फ्री मतलब क्या हो गया, गिफ्ट में मिला है। तो उस केस में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा की है तो पूरी की पूरी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टैक्सेबल होती है, 50 से कम है तो एग्जेम्प्ट होती है। और जो डिटेल पार्ट है वो तो उस वक्त कवर करेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी जो क्वेश्चन से रेलिवेंट था इसलिए मैंने आपको बता दिया हल्का सा पार्ट कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज कंसिडर्ड वाइल कंप्यूटिंग इनकम अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। फिर देखते हैं, और हाँ एक और चीज़ याद रख लेना कि वो तो जनरली क्या है कि जब हम पढ़ेंगे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी है 50,000 से ज़्यादा की। लेकिन जब हम क्या करेंगे, कैपिटल गेन का पार्ट निकालेंगे, क्योंकि इसको कभी ना कभी तो बेचेंगे, तो बेचने पे जो सेल वैल्यू मिली उसमें एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर लेस किया, फिर लेस जब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो उस वक्त स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट बनेगी। ये याद रख लेना कि ये मत सोचना कि सर इनकम बता रहे हैं, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए बता रहा था मैं आपको, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग। पर्सनल इफेक्ट में क्या नहीं आएगा, तो आपको पता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बेचने पर कैपिटल गेन होता है, तो वो तो एक तरीके से ट्रांसफर वाले पार्ट में आएगा। ड्राइंग कैपिटल एसेट, क्योंकि ये बोल रहा है पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग, तो हमें पता है कि ड्राइंग उसको बेचने पे भी कैपिटल एसेट होती है, यानी कैपिटल गेन का पार्ट होता है, इस पे भी कैपिटल गेन का पार्ट होता है। ज्वेलरी को बेचने पे भी, क्योंकि वो भी कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल गेन का पार्ट होता है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबोव, क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबोव, ठीक है, क्योंकि कोई भी ये पर्सनल इफेक्ट का पार्ट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट में जनरली आपका क्या होगा, ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो जनरली क्या कर रहे हो आप पर्सनल यूज के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे फर्नीचर, टीवी, कार, कपड़े, वॉशिंग मशीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, कार, ये सारी एक तरीके से पर्सनल इफेक्ट में आ जाती है। लेकिन इसमें ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, इमूवेबल हाउस प्रॉपर्टी, स्कल्पचर आर्ट, इस तरीके से एनी वर्क ऑफ आर्ट, वो सारे पार्ट जो होते हैं वो पर्सनल इफेक्ट में नहीं आते और वो कैपिटल एसेट का पार्ट बनते हैं और उसमें कैपिटल गेन का पार्ट एप्लीकेबल होता है, ये जरूर याद रख लेना। अब देखिए 15 में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। देखिए क्या आ गया, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, उसको बेचने पे जो प्रॉफिट हो रहा है तो हमें पता है कि वो क्या होता है, टैक्सेबल नहीं होता। कह रहा है नॉट टैक्सेबल एज इट इज़ एग्रीकल्चर इनकम, नहीं। नॉट टैक्सेबल अंडर दैट कैपिटल गेन बट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, नहीं। नॉट टैक्सेबल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट, बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे तो ये भी आपको लग रहा था, लेकिन देखिए नॉट टैक्सेबल एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर्ड एज कैपिटल एसेट, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम आ गया, नॉट टैक्सेबल एज इट इज़ एग्रीकल्चर इनकम। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचने में जो प्रॉफिट होता है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होता, ठीक है। तो ये लाइन सही नहीं है, ये भी लाइन सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं करते हैं। टैक्सेबल इफ़ इट इज़ कंपलसरी एक्वायर्ड, ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, सी, बिल्कुल ठीक है। 16 देखिए क्या बोल रहा है, 16 में बोल रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज इज कवर्ड अंडर सेक्शन 111A हैंस लायबल टू टैक्स एट द रेट 15%। ये मैंने आपको बताया था, चाहे अभी मैं आपको वापस से रेट ऑफ टैक्स एक बार दिखा देता हूँ। 16 का अपना आंसर होगा सी। तो देखिए आपको दिख रहा है रेट ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल गेन सेक्शन 111A, और बाकी अदर एसेट्स में नॉर्मल प्रोविजन मतलब स्लैब रेट का पार्ट लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में। अब हमें पता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 111A, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो आप देख सकते हैं जब आपने क्वेश्चन कवर किया तो उसमें क्या बोला था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको पता है कि वो लिस्टेड इक्विटी शेयर की बात कर रहा है, उसको बेचने पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर क्या टैक्स की रेट एप्लीकेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है टैक्स रेट 15%। लिस्टेड इक्विटी शेयर होते हैं, आपको पता है लिस्टेड जो भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड होते हैं या लिस्टेड जो भी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स होते हैं, उन पे अगर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेड किया गया है, क्योंकि वो लिस्टेड हमें पता है, तो अगर वो पेड किया गया है ट्रांसफ़र करने पर, तो जो भी गेन होगा उस पर टैक्स रेट 15% लगेगी। और बाकी अदर प्रोविजन आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो 16 का अपना आंसर होगा सी। 17 देखिए बोल रहा है कॉशन मनी फॉरफिटेड बाय द असेसी इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है बिल्कुल। एग्जाम फुली ऐसा नहीं होता। टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर अंडर द हेड कैपिटल गेन, ऐसा भी नहीं होता। कंसीडर्ड एज कैजुअल इनकम एंड लाइबल टू टैक्स एट द रेट 30%। देखिए ये आएगा टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। तो देखिए ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, ये कैपिटल गेन की अपनी कौन सी PDF है, ये अपनी सेकंड PDF है, याद रखना, ट्रीटमेंट ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड।
विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 15-16 मतलब प्रीवियस ईयर 14-15 से एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट शैल बी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इफ सच सम इज फॉरफिटेड। देखिए सीधी सी बात है, आपने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट किया, उसमें आपको एडवांस मनी मिल गई, फिर सामने वाले ने क्या, जैसे अपन बोलते हैं ना साई दे दिया, अब आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, जैसे हमारे में क्या बोलते हैं साई, यानी एडवांस दे दिया सामने वाले ने। ठीक है, मैंने अपनी कैपिटल से ट्रांसफ़र करने की करी और सामने वाले ने मुझे एडवांस दे दिया, लेकिन जैसे ही एग्रीमेंट की डेट आई वो हमें पेमेंट नहीं कर पाया, या एक तरीके से क्या हो गया, नेगोशिएशन के कोर्स में जो भी पार्ट है हमने सम को फॉरफिट कर दिया। कह रहा है इफ़ सच सम इज़ फॉरफिटेड एंड द नेगोशिएशन डू नॉट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। जो शुरू में नेगोशिएशन हुआ था उसके बाद वो कैपिटल एसेट का पार्ट यानी ट्रांसफ़र का पार्ट नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि हमने अपनी प्रॉपर्टी बेची नहीं, सामने वाले ने खरीदी नहीं, हमने अमाउंट जब्त कर दिया, सामने वाले के पास उतने पैसे ही नहीं थे एग्रीमेंट की डेट को, तो वो दे नहीं पाया, तो हमने जो भी अमाउंट था वो फॉरफिट कर दिया। तो वो फॉरफिट एक तरीके से क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगा। पहले क्या होता था, इससे पहले कहने का मतलब देखिए प्रीवियस ईयर 14-15 से ये पार्ट आया है, तो उससे पहले 31 मार्च 14 तक या उससे पहले तक कॉस्ट ऑफ एसेट में से वो लेस किया जाता था। किस में से? कॉस्ट ऑफ एसेट में से। पर अब क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है, तो आपको बस इसी तरीके से देखना है। तो देखिए छोटे छोटे पार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे आपके टिपिकल थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आपको पूरा ढंग से पढ़ना पड़ता है और साथ में एमसीक्यूज कवर करोगे तो आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा। तो देखिए टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 18 देखिए गिफ्ट ऑफ ए कैपिटल एसेट इज नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांसफर हाउएवर एक्सेप्शन इज। देखिए जब भी हम कैपिटल एसेट क्या करते हैं, गिफ्ट के फॉर्म में देखते हैं तो बोलते क्या बोलता है, ट्रांसफ़र का पार्ट नहीं बनता। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, तो जैसे ज्वेलरी दी, इमोल प्रॉपर्टी दी, तो हमें पता है कि वो क्या है, ट्रांसफ़र का पार्ट नहीं है, यानी कहने का मतलब उसमें कैपिटल गेन का पार्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर शेयर दिए हैं एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंपनी ने क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को शेयर दिए, तो उस केस में क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा और ट्रांसफ़र का पार्ट बनेगा। इसको भी अगर आपको देखना है तो मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र, ठीक है, उस केस में आपका पार्ट था। एक बार ये भी दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा। तो देखिए आपको ये कैपिटल गेन की फर्स्ट पीडीएफ में दिख जाएगा, ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। इसमें देखिए एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर ए गिफ्ट और विल और एन इररिवोकेबल ट्रस्ट वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, जिससे इसका मतलब क्या हो गया, वो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनता। लेकिन एक्सेप्शन में क्या बोल दिया, गिफ्ट ऑफ शेयर एक्वायर्ड थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो देखिए मैंने जो मेन प्रोविजंस जो हैं वो सारे के सारे कवर करवा रखे हैं और उसके साथ क्वेश्चन भी कवर हो रखे हैं। अब मैं आपको बार बार क्यों पीडीएफ दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने 13 वीडियोज़ में पीडीएफ के पार्ट को कवर किया, दोनों पीडीएफ को, तो आपको टाइम लग गया, अब आप भूल गए होंगे कुछ पार्ट, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके याद दिला रहा हूँ कि हाँ ये पार्ट थे, जिससे आप वापस से देख सकते हो, ठीक है। इसलिए अब 18th का अपना आंसर है ए। 19 का देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट इज निल, द एक्सेप्शन इज। अब देखिए आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट निल होती है, तो गुडविल के केस में बिजनेस की गुडविल होती है, रूट, परमिट, लूम आवर्स, ट्रेडमार्क या जो भी रजिस्टर्ड नेम था मैंने आपको बताया था, राइट जो आपके पास था बिजनेस को कैरी करने का, उसकी बात बताई थी, या जो मैन्युफैक्चर करने का, प्रोड्यूस करने का किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को, उसके लिए आपका राइट था। तो वो सारे क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड एसेट अगर है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन पूछा है जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल नहीं होती, तो अगर बोनस शेयर 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदे गए हैं तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है। क्या ली जाती है? फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है। इसको भी जनरली चलो दिखाई देता हूँ एक बार मैं आपको। ये देखिए कैपिटल गेन की सेकंड पीडीएफ में, इसमें क्या बोल रहा है, राइट शेयर, बोनस शेयर एक्वायर्ड बिफोर 1 अप्रैल 2001 फेयर मार्केट वैल्यू। अगर 1 अप्रैल 2001 को या उसके बाद है तो निल, सिंस नो ऑप्शन इज अवेलेबल। तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2001 या उससे पहले बोनस शेयर एक्वायर किए तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या होगी, एज ऑन 1 अप्रैल 2001। आप बोलोगे सर सेल्फ जनरेट एसेट का भी बता दीजिए, तो देखिए ऊपर प्रोविजन बताया था जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, ये रहा। फॉलोइंग एसेट्स आर सेल्फ जनरेट, गुडविल ऑफ ए बिजनेस, ट्रेडमार्क, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, रूट परमिट, लूम आवर्स। तो इस केस में आपको क्या बताया था कि इनकी वैल्यू क्या रहती है, निल रहती है, क्योंकि इन एनी अदर केस बोला था। ये बोलता है कि अगर इसको खरीदा जाए तो वैल्यू क्या रहेगी, परचेज प्राइस, यानी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, परचेज प्राइस, अगर इसको खरीदा जाए। लेकिन अगर सेल्फ जनरेट की है तो उस केस में क्या होगी, निल। इस तरीके से मैंने आपको बताया था। तो आपको पता है कि इस केस में हमें एक्सेप्शन देखना था, क्योंकि बाकी सारे केस में तो निल थी। तो एक्सेप्शन के केस में हम क्या बोलेंगे, ये, क्योंकि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाती है। 19 का सी। 20 इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंपनसेशन और एनहांस कंपनसेशन
जब मैंने आपको कंपलसरी एक्विजिशन का पार्ट बताया कि गवर्नमेंट ने लॉ के अकॉर्डिंग आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो बीच में आ रही है तो उसको कंपलसरी एक्वायर कर दिया, उसमें आपको कंपनसेशन दिया या आपको एनहांस कंपनसेशन दिया, उसमें अगर डिले कर दिया तो जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो इंटरेस्ट किसके, यानी इंटरेस्ट जो टैक्सेबल होगा वो किस बेसिस पे होगा, वो होगा रिसिप्ट बेसिस पे। किस पे? तो 20 का अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी होगा। 21 का देखते हैं। While computing taxable interest on delayed compensation, a standard deduction is allowed। अब देखिए जनरली क्या है कि आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसमें जनरली ये कवर कर लोगे कि while computing taxable interest on delayed compensation, a standard deduction is allowed। फिर भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा आपका 50% कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलती है? 50% की मिलती है कि आपको जो डिलेड कंपनसेशन में इंटरेस्ट मिला वो टैक्सेबल है, लेकिन उसमें से आपको 50% डिडक्शन मिल गई तो बाकी पार्ट आपका टैक्सेबल होगा। ठीक है। फिर 22 में क्या बोल रहा है? एन इंडिविजुअल परचेज ए पेंटिंग ऑन 1 नवंबर 19 फॉर ₹5 लाख थ्रो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज ₹525। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक इंडिविजुअल ने एक पेंटिंग खरीदी 5 लाख की, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू उसकी कितनी थी? 525 थी। इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 10 इज। अब देखिए ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट है जो कि अभी भी मैंने आपको बताया था इस वाले केस में। ठीक है। अब पेंटिंग क्या है? इमूवेबल नहीं है, वो क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो इस केस में क्या बोल रहा है? अगर फ्री मिलती है बिना किसी कंसिडरेशन के, तो अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है एग्रीगेट वो 50,000 से ज़्यादा की हो जाती है तो पूरा का पूरा पार्ट टैक्सेबल है। कंसेशनल आपको पता है कि 5,25 की फेयर मार्केट वैल्यू है, कितने की? 5,25,000 की, जबकि आपने खरीदी कितने की है? 5 लाख की। कितने की? 5 लाख की। तो ये बोल रहा है इफ एग्रीगेट डिस्काउंट ऑन ऑल मूवेबल प्रॉपर्टीज रिसीव्ड इज ग्रेटर देन ₹50,000 देन टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड इज टैक्सेबल। अगर फेयर मार्केट वैल्यू 5,60,000 की होती और आपने 5 लाख में खरीदी होती तो जो गैप है वो कितना है जिसको डिस्काउंट ये बोल रहा है, यानी डिफरेंस का पार्ट वो 60,000 है, तब जाके 60,000 टैक्सेबल होता। तो अगर वो 50 या उससे कम है तो वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन 50 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल है, याद रखना कंसेशनल के केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5,25,000 की फेयर मार्केट वैल्यू थी लेकिन आपने 5 लाख की खरीदी, तो जो डिस्काउंट का पार्ट है, जो डिफरेंस का पार्ट है वो 25,000 का है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? निल, एज डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू एंड एक्चुअल कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹50,000। वो 50,000 से ज़्यादा नहीं हो रहा। ठीक है। अगर वो 51, 50,000 ₹1, ठीक है, 51,000, 52, 55 ऐसा गैप होता तब हम क्या बोलते हैं? जो भी गैप है वो टैक्सेबल होता। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? निल, क्योंकि गैप जो आ रहा है वो सिर्फ 25,000 का ही आ रहा है। समझ गए? अब 23, ये आपको पता ही है रूरल एरिया से रिलेटेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड। तो देखिए बोल रहा है रूरल एरिया मीन्स एनी एरिया विच इज़ आउटसाइड कितने किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ए म्यूनसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड। आपको बताया था म्यूनसिपलिटी यानी एक पंचायत समिति या जो भी हम बोलते हैं, और एक छावनी, उसकी कितनी किलोमीटर वो दूर है, उसकी जो भी सीमा है उससे वो कितना दूर है जिससे वो रूरल एरिया कहला रहा है। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ म्यूनसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड इज मोर देन 10 लाख, तो जब मोर देन 10 लाख होता है तो हम क्या बोलेंगे? 8 किलोमीटर्स क्या बोलेंगे। अब देखिए मैं इसका डिटेल पार्ट इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसके मैंने पहले भी एग्जाम्पल कवर कराए हैं, एग्रीकल्चर इनकम भी कवर कराया है। इसके अलावा जब कैपिटल गेन का मैंने शुरू का पार्ट बताया था उसमें पूरा डिटेल में पार्ट कवर कराया था। 2, 4, 6, 8 किस किस केस में आएगा, तो ये आपको आता ही है। तो आप जनरली बोलेंगे 23 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 8 किलोमीटर होगा। 23 का आपका क्या है? डी। 24 देखिए, ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, लेकिन आपको पता है कि देखिए ज्वेलरी तो माना जाता है क्योंकि वो कैपिटल गेन का पार्ट है, कैपिटल एसेट के फॉर्म में माना जाता है, एक्सेप्शन के फॉर्म में। पेंटिंग को भी एक्सेप्शन के फॉर्म में माना जाता है, स्कल्पचर्स को भी एक्सेप्शन के फॉर्म में माना जाता है। तो आपको पता है कि जब मैंने एक्सेप्शन में भी आपको बताया था तो ये तीनों पार्ट आपके कैपिटल गेन से रिलेटेड थे, मतलब इनको ट्रांसफ़र करने पर कैपिटल गेन होगा। जबकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड जो भी है इन पर कैपिटल गेन का पार्ट नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट है। ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट विल नॉट बी कंसीडर एज कैपिटल गेन? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। एक्सेप्शन में जाके देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि जिसपे कैपिटल गेन का पार्ट नहीं होता तो होगा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। जैसे स्टॉक इन ट्रेड बताया था आपको, रूरल एग्रीकल्चर लैंड बताया, वैसे ही गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड का पार्ट भी है। ठीक, तो 24 का है बी आंसर। तो आई होप 40 से 41 मिनट में जो भी मैंने आपको पार्ट बताया सारा आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद जो भी अगला टॉपिक है जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का, फिर उसके एमसीक्यूज ऐसे प्रोवाइड करते रहूँगा, तो ज़रूर आप कवर करना क्योंकि इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और एग्जाम में जो भी आपका डर है एमसीक्यूज करने का, या कभी कभी आपको क्या होती है बहुत
दिक्कत हो जाती है किसी भी क्वेश्चन को कवर करने में, आपको लगता है कि बहुत टिपिकल है, जबकि वो सिंपल सा पार्ट है, क्योंकि आपको प्रोविजन इसके ढंग से कवर करने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।